ये सिस्टम गवाही देता है कि इमरान खान से ये सिस्टम ढड़ा हुआ है। ये हुकूमत, ये एस्टेब्लिशमेंट, ये इतने कमज़ोर हैं और अंदर से इतने खोखले हैं कि ये एक कैदी की मुलाकात और जेल से उसका कोई बयान बाहर ना आ जाए, इस बात से ये लोग खौफजदा हैं। बेशर्मी के साथ वज़रा आते हैं और अगर कहते हैं जी इमरान खान बड़ी शानदार ज़िंदगी, शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा है जेल में। जनाब उसकी आज तक शक्ल नहीं देखी पाकिस्तानियों ने। गुज़िश्ता 850 दिन हो गए हैं, पाकिस्तानियों ने इमरान खान की शक्ल नहीं देखी, पाकिस्तानियों ने इमरान खान की आवाज़ नहीं सुनी। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कौन सा दूसरा कैदी है? और कुलभूषण यादव की भी बेशर्म की वीडियो बाहर आ गई थी, अभिनंदन की वीडियो भी बाहर आ गई थी, एहसानुल्लाह एहसान तुम्हारे कंट्रोल में था, उसका भी तुमने इंटरव्यू छाप दिया था। और भाई हर एक की वीडियो आ जाती है, ऑडियो आ जाती है, हर एक की शक्ल आप दिखा देते हैं। इमरान खान से इतना खौफ है कि ना उसका चेहरा दिखाते हैं ना उसकी आवाज़ सुनाते हैं। फिर ये कहते हैं इमरान खान शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा है। और भाई मौजे तो नवाज शरीफ की थी, जब दिल किया स्टेटमेंट दे दिया। 150 बंदा मिलने के लिए जाता था नवाज शरीफ को जुमेरात वाले दिन, और 150 बंदे की मुलाकातें होती थी। मैंने एवरेज मुलाकातें नवाज शरीफ की निकाल के एक वीलॉग किया था, सारी मुलाकातों की तफसीलात मैंने लेने के बाद उसकी एवरेज निकाली थी, तो 22 मुलाकातें डेली निकल रही थी। 22 मुलाकातें डेली नवाज शरीफ साहब करते थे। सुबह का नाश्ता करते हुए दोपहर का खाना लिख कर देकर भेजते थे ये लोग, दोपहर का खाना खाते हुए रात का खाना लिख कर देकर भेजते थे ये लोग, और रात का खाना खाते हुए सुबह का नाश्ता लिख कर ये भेजते थे। फिजियोथेरेपिस्ट इनके पास दबाने के लिए, कुटने के लिए, मालिशों के लिए वहाँ पे जेल में मौजूद रहते थे। अपने ज़ाती मुआलिज इनके साथ सारा सारा दिन बैठकर गप्पे लगाते थे। जरदारी साहब हुजूम के अंदर बैठकर खाना खाते थे। ज़िया शाहिद साहब ने कैसे कैसे पोल खोल दिए थे जब वो मिलने के लिए गए थे जरदारी साहब को जेल में। ये कहानियाँ इन्होंने कौम के लिए रखी हुई हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानियों को ना अब इन्होंने एक पिंजरे में बंद कर दिया, पाकिस्तान को ना एक पिंजरे की तरह इन्होंने बना दिया है। ऐसा लगता है पिंजरे के अंदर रोटी कम है और पाकिस्तानी जो हैं वो भूखे हैं, परेशान हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। लगातार आधे पाकिस्तानी लगभग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए क्योंकि पिंजरे के अंदर खाना कम है। और पिंजरे को काबू करके जो लोग बैठे हुए ना, ये एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, वो पिंजरे से बाहर किसी को जाने नहीं दे रहे। अब ये इतला आई है कि 23,000 पाकिस्तानियों को ऑफलोड किया गया है। ये जनाब शहजाद पराचा साहब की खबर है। वो ये कहते हैं कि 23,000 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर पहले 6 माह में ऑफलोड किया गया है। मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोग कर्जे लेकर बाहर जाकर अपने हालात बेहतर करना चाहते हैं, मगर हुकूमत इन्हें लीगल दस्तावेजात के बावजूद इन्हें बाहर जाने नहीं दे रही। यानी वो कह रहे हैं ये बाहर जा नहीं सकते, इनको हमने नहीं जाने देना। यानी एक पिंजरे में पाकिस्तान को तब्दील कर दिया है, जिसके अंदर लोगों को बंद कर दिया है। अंदर खाना मिलता नहीं है, बाहर से खाना लाने नहीं देते। ये हालात इन्होंने पाकिस्तान, और लोगों के पास डॉक्यूमेंट होते हैं, वीज़ा है ना किसी के पास। यानी आप कैसे फैसला कर सकते हैं ये जाके सऊदी अरब में या दुबई में ड्राइविंग कैसे करेगा? भी उसने वहाँ जाके लाइसेंस लेना है, वहाँ जाके वो ड्राइविंग टेस्ट देगा, पास हो गया तो लाइसेंस मिल जाएगा, और भाई नहीं पास होगा तो मजदूरी कर लेगा। वो कुछ तो करेगा ना। यहाँ पाकिस्तान में तो उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, मजदूरी भी नहीं मिल रही, और जो वो कमाएगा पाकिस्तान ही भेजेगा। रेमिटेंसेस के ऊपर तो आपका सारा इन्हिसार है। तो ये पाकिस्तानियों के साथ लगातार जुल्म कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ये पता चल गया कि पाकिस्तान में लोग रहेंगे तो हम उनके ऊपर हुक्मरानी करेंगे ना। जितनी मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है या गरीब लोग हैं, वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पाकिस्तान में स्किल्ड लेबर ख़त्म हो रही है। असल में इनको इंटरनली एक रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान के अंदर से जितना हो सके लोगों को रोका जाए। आर्मी चीफ ने बिला वजह ब्रेन गेन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया था। ये ब्रेन ड्रेन ही हो रहा है। पाकिस्तान के जो टेक्निकल लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर बाहर जा रहे हैं, और लेबर क्लास बहुत बड़ी तादाद में बाहर जा रही है, जिसकी वजह से स्किल्ड लेबर का पाकिस्तान में फुकदान होता चला जा रहा है। नाज़रीन, एक और जो सोहराब बरकत साहब के हवाले से आज़ाद कश्मीर से भी आवाज़ उठना शुरू हो गई है। और मैं जब आज़ाद कश्मीर के अंदर एक तहरीक चल रही थी तो सोहराब बरकत साहब से राब्ते में रहा, कुछ और जर्नलिस्ट हैं उनसे भी, तो इन्होंने वाकई हक अदा किया था। जब कश्मीर में तहरीक चल रही थी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक अच्छा कश्मीरी और एक अच्छा पाकिस्तानी होने का इन्होंने हक अदा किया था सोहराब बरकत साहब ने। और उसने, वो बड़ा फ़िक्रमंद भी था जब लोगों के ऊपर गोली चल रही थी, जब इस तरह के हालात थे, वो बहुत फ़िक्रमंद भी था अपने लोगों के लिए। तो आज कश्मीर के अंदर आवाज़ उठना शुरू हुई है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो कश्मीर का बेटा है, वो कश्मीर के लिए आवाज़ उठा रहा था उस वक्त, और उसने कश्मीरी होने का हक अदा किया। तो अब कश्मीर के जो हमारे बहन भाई हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो सोहराब बरकत के लिए आवाज़ उठाएं और वो हक अदा करें कि एक अच्छा कश्मीरी और एक अच्छा पाकिस्तानी, एक ज़िम्मेदार इंसान जो है उसे गिरफ़्तार किया गया है
और एक झूठे बोगस मुकदमे में, ऐसे मुकदमे में, यानी सनम जावेद का इंटरव्यू कर दिया भाई। ओ भाई ये कौन सा मुकदमा है? अभी 24 नवंबर को अदालत के अंदर बाकायदा ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल आया, FIA का DG है, उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर हर जगह पे लिख कर दिया गया कि जनाब ये किसी केस में मतलूब नहीं है। अब पता चलता है जनाब उसको तो एक केस में इश्तिहारी किया हुआ है। भाई इश्तिहारी आप उसको कहते हैं जो छुपा हुआ आदमी हो, जंगलों में जाके छुप जाए, पहाड़ों पे चला जाए, गायब हो जाए। यानी आपने इश्तिहारी करना है तो एक दौर में मैं भी ऐसे ही गायब रहा हूं पहाड़ों पे, आप उस वक्त मुझे कर सकते थे। आपने इश्तिहारी करना है तो आप कर सकते थे मुराद सईद साहब को कर सकते हैं, या इस तरह आप लोगों को इश्तिहारी कर सकते हैं। लेकिन आप सोहराब बरकत को इश्तिहारी कैसे कर सकते हैं? भाई रोजाना अपने दफ्तर में आ रहा है, हद नहीं होगी कि जनाब इसको इश्तिहारी कर दिया हमने। वो रोज अपने दफ्तर में आ रहा है, आप उसको इश्तिहारी कर रहे हैं। और अब उसको पकड़ के बंद कर दिया लाहौर में ले जाके, क्योंकि इस्लामाबाद में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। इस्लामाबाद में करते तो हाई कोर्ट के अंदर पहले ही केस चल रहा था, उन्होंने बुला के तौहीन अदालत लगा देनी थी। तो अब मेरी साद रसूल साहब से बात हुई है, दीगर वकला से भी बात हुई है। एक तो केस चलेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ तो तौहीन अदालत का केस चलेगा और ये इनके गले पड़ेगा इंशाल्लाह एक दिन। और दूसरा केस जो है वो लाहौर के अंदर चलेगा। अब इस केस के अंदर देखें, सनम जावेद साहिबा का स्टेटमेंट अगर एंटी स्टेट है तो सोहराब बरकत का उससे क्या लेना देना? अव्वल तो सनम जावेद ने कहा क्या, उसने कहा जी फौज बॉर्डर पे जाए, इससे क्या है? प्रॉब्लम क्या है? फौज ने बॉर्डर पे ही जाना है और फौज ने किधर चले जाना है? उसने फौज को कहीं और तो नहीं भेज दिया ना, पार्लियामेंट में तो नहीं भेज दिया। फौज को उसने अगर कहा होता कि पार्लियामेंट पे घुस जाए, या फौज को कहा होता कि अदलिया पे चढ़ जाए, या कहा होता फौज को कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर घुस जाए, फिर तो गलत बात थी। लेकिन जब उसने ये कहा कि फौज बॉर्डर पे चली जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर तो लोग शायरी करते रहे हैं, बहुत सारे शायर माजी में, बहुत खुदा के वास्ते बॉर्डर पे जाओ, हमारी औरतें सहमी हुई हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा काज़िम अली खान साहब का शेर है, तो मुझे अगर मैं गलती हो गई हो तो काज़िम अली खान साहब से माजरत, लेकिन मैंने उन्हीं से ये सुना था। तो ये जो चीज़ है, ये तो लोग कहते हैं ज़बान ज़द आम है, बहुत पुरानी बात है, हमेशा से लोग कहते रहे। अब इसके ऊपर पकड़ के सोहराब बरकत को जेल में डाल दिया। वो आगा शेख सरवर, उनके साथ तशद्दुद किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, कितनी बड़ी ज़्यादती है। राय गुलाम अली को टॉर्चर किया गया, उनके साथ तशद्दुद किया गया, उन्हें शनाख्त परेड में डाल दिया पकड़ के सहाफ़ियों को। हम इंशाल्लाह संडे को यहाँ पे बरतानिया में एहतजाज करेंगे इसके ऊपर। और आप सब लोगों से गुजारिश है, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये पोस्टर वगैरह शेयर हो रहा है सोशल मीडिया पे, ये आप भी इसको देख लीजिए, आप लोग तशरीफ़ लाएँ जो लोग वहाँ मौजूद हैं, और ताकि हम आवाज़ उठाएं उन आवाज़ों के लिए जो पाकिस्तान के लिए लगातार आवाज़ उठा रही हैं। DGI SPR कहते हैं जनाब के नॉन कस्टम गाड़ियाँ जो हैं ये करती हैं दहशतगर्दी के वाक़यात। तो DG साहब, ये नॉन कस्टम गाड़ियाँ आती कहाँ से हैं? ये सारी की सारी गाड़ियाँ बॉर्डर से आती हैं। बॉर्डर से इन्हें क्रॉस कौन करवाता है? बॉर्डर पे मेरी ड्यूटी तो नहीं है, ना पुलिस की ड्यूटी है, ना बॉर्डर के ऊपर कोई सियासतदान खड़ा है, ना बॉर्डर के ऊपर कोई आम आदमी खड़ा है, कोई मौलवी भी नहीं खड़ा। भी बॉर्डर के ऊपर तो फौज की ड्यूटी है। तो DGI SPR साहब, ये नॉन कस्टम गाड़ियाँ पाकिस्तान में आती कैसे हैं? पहले तो आप ये बताएं। मेरे पास ऐसी खबरें हैं कि नॉन कस्टम गाड़ियाँ कैसे आती हैं, किस तरह कॉन्वॉयज़ के अंदर घुसा कर उनको ट्रैवल करवाया जाता है, और एक गाड़ी को पहुँचाने के कौन कितने पैसे लेता है, ये भी मुझे पता है। तो मेरे ख्याल में ये नॉन कस्टम गाड़ियों वाला धंधा बंद करना चाहिए। और अगर इसको करना है तो वफाकी हुकूमत ने पॉलिसी बनाकर देनी है ना। खैबर पख्तूनख्वा में अगर कुछ इलाकों में इस बात की इजाज़त है, हत्ता कि बलूचिस्तान में भी कुछ इलाकों में इस बात की इजाज़त है कि नॉन कस्टम गाड़ियाँ चलाई जा सकती है। ये बलूचिस्तान में भी चलती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी चलती है कुछ इलाकों में। अब जहाँ जहाँ ये चलती है, अगर इसको चेंज करना है पॉलिसी को, तो आपको करना पड़ेगा, गाड़ियाँ लीगलाइज करनी पड़ेंगी। और गाड़ियाँ लीगलाइज करने के लिए कौन कौन कितनी दिहाड़ी लगाएगा, ये भी हम सब अच्छी तरह जानते हैं। उसकी खबर मैं आपको फिर सुनाऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।